हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज फ्रेंड्स जो चैप्टर नंबर 2 है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, जो कि हम स्टेट लेवल एई और जेई एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, स्पेशली फॉर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। आज जो सेकंड चैप्टर था हमारा थिन प्रेशर वेसल्स, उसका जो लास्ट टॉपिक है आज हम कवर कर देंगे और उसके साथ कुछ न्यूमेरिकल्स को भी आज हम सॉल्व करेंगे। द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज जो सेकंड चैप्टर का जो है वो है द रिवेटेड प्रेशर वेसल्स। ओके, देखिए फ्रेंड्स, प्रेशर वेसल्स के बारे में मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया। मैंने बताया कि जनरली हमको जो प्रेशर वेसल्स होते हैं उनमें जो स्ट्रेस होता है वो किसकी वजह से होता है, वो प्रेशर की वजह से होता है। ओके, जो प्रेशर वेसल्स थे वो जनरली दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं थिक प्रेशर वेसल्स और एक होते हैं थिन प्रेशर वेसल्स। थिक और थिन प्रेशर वेसल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, किस हिसाब से हम उसको बताते हैं कि वो थिक है थिन, वो भी मैंने आपको डिफाइन किया। उसके बाद मैंने बताया कि जो न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे, जो कॉन्सेप्ट आपको पूछे जाएंगे एग्जाम्स में, वो बेसिकली रिलेटेड टू थिन प्रेशर वेसल्स ही होंगे। ठीक है, फिर वहां पे हमने स्ट्रेस को कैलकुलेट किया, वहां हमने स्ट्रेन्स के बारे में पता किया। ठीक है, हमने सब कुछ चीज किया। नाउ देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जनरली जो हमारे वेसल्स बनते हैं इंडस्ट्रीज में, जनरली जो हमारे वेसल्स इंडस्ट्रीज में बनते हैं वो डिफरेंट प्लेट्स से बनते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक वेसल है और वेसल्स को मैं बना रहा हूं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्लेट्स। तो अगर मैं किसी वेसल को अलग अलग प्लेट से बना रहा हूं तो मैं उन प्लेट्स को आपस में जोड़ूंगा। ठीक है, अब जोड़ने के कई सारे तरीके हो सकते हैं फ्रेंड्स, या तो हम उसे वेल्डिंग से जोड़ सकते हैं, या तो हम उसे नट एंड बोल्ट से जोड़ सकते हैं, या फिर हम उसे इन द फॉर्म ऑफ रिवेट्स के हेल्प से भी जोड़ सकते हैं। तो हम लोग को जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे या जो कॉन्सेप्ट एग्जाम्स में पूछा जाता है, जनरली बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, बट स्टिल अगर पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा द रिवेटेड प्रेशर वेसल्स से। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रिवेटेड प्रेशर वेसल्स होते क्या है। रिवेटेड प्रेशर बहुत इजी है फ्रेंड्स, बहुत इजी है। जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इस चीज को तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा रिवेटेड प्रेशर वेसल्स। ठीक है, यहां पे बस आपको ये ध्यान रखना है कि द प्रेशर वेसल्स जो प्रेशर वेसल्स होते हैं, द प्रेशर वेसल्स यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज। ठीक है, बेसिकली हम कौन सा पढ़ रहे हैं यहां पे, बेसिकली सिलिंड्रिकल एंड स्फेरिकल। ठीक है, यहां पे हम जनरली इन्हीं दो को पढ़ते हैं और यहां पर भी हमें यही दोनों को प्रेशर वेसल्स के बारे में पढ़ना है। सो द प्रेशर वेसल्स व्हिच आर यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज आर मेड बाय द प्लेट्स which are joined together by the help of rivets। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ रिवेट्स। तो इस टाइप के जो हमारे प्रेशर वेसल्स होते हैं, these pressure vessels are known as the riveted pressure vessels। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, रिवेटेड प्रेशर वेसल्स में मैंने आप लोगों को ये लिखवाया कि जो भी जनरली हमारे जो इंडस्ट्रीज में प्रेशर वेसल्स यूज होते हैं, चाहे वो सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल की बात करूं या फिर मैं आपके जो स्फेरिकल प्रेशर वेसल की बात करूं, तो दोनों जो वेसल्स होते हैं, अगर उसमें मैं प्लेट्स का इस्तेमाल कर रहा हूं उनके कंस्ट्रक्शन के लिए, तो अगर वो आपस में एक दूसरे से रिवेट्स की हेल्प से जोड़े गए हैं। रिवेट्स क्या होते हैं, देखिए जैसे अगर मैं वेल्डिंग का यूज करूं, मान लीजिए मैं वेल्डिंग प्रोसेस की बात करता हूं, वेल्डिंग में क्या होता है, हीट और प्रेशर के एप्लीकेशन से मैं क्या करता हूं, उसको कनेक्ट करता हूं। ठीक है, जोड़ता हूं, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैं उसे नट बोल्ट की हेल्प से जोड़ सकता हूं। पर जनरली जो बड़े जो हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं, बड़े बॉयलर्स होते हैं, ठीक है, हम उसे नट एंड बोल्ट से नहीं जोड़ते। ठीक है, हम जनरली उनको रिवेट से जोड़ते हैं। रिवेट में क्या होता है फ्रेंड्स, रिवेट में दो प्लेट्स को आपस में एक साथ जोड़ा जाता है एक मेटल्स के हेल्प पे, और मेटल को क्या कर दिया जाता है, दोनों एंड से कंप्रेस कर दिया जाता है ताकि जो ज्वाइनिंग पार्ट है वो बाहर मतलब वो निकले ना। लेकिन स्टिल जो क्या होता है कि इनकी अपनी कुछ लिमिट होती है, कुछ स्ट्रेस की लिमिट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि मेरे पास वेसल है जो कि विद द हेल्प ऑफ रिवेट्स ज्वाइन हुआ है, तो अगर उनमें भी जब प्रेशर
डेवलप होगा ड्यू टू फ्लूइड्स, जिस तरह से हमारे प्रेशर वेसल्स में हो रहा था, तो उसकी वजह से भी जो हमारे रिवेट्स होते हैं, रिवेट्स में भी हमारा स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और वो स्ट्रेस भी हमारा सर्कमफेरेंशियल हो सकता है और हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो सकता है, जैसा कि हम हमारे जो सिलिंड्रिकल एंड स्फेरिकल प्लेन वेसल्स में पढ़ते थे, ठीक है। तो यही चीज हमको यहाँ पे पढ़नी है। तो जनरली यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग को यहाँ पर भी, जैसे अगर मैं सबसे पहला केस अगर मैं बात करूं सिलिंड्रिकल रिवेटेड प्रेशर वेसल की अगर मैं बात करूं, सिलिंड्रिकल रिवेटेड प्रेशर वेसल की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर भी आपको क्या है, यहां पर भी लॉन्गिट्यूडनल एंड आपका सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस जनरेट होता है, ठीक है। तो यहां पर भी अगर देखिए, मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं आप लोगों को बस यहां पे ये बता दूंगा कि अगर रिवेट्स लगाया गया है तो उस केस में भी जो सर्कमफेरेंशियल और जो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो डायरेक्ट यहां पे देखिए, जो आपका सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस होता है, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, यानी कि इसको हम किससे डिनोट करते हैं फ्रेंड्स, इसको हम सिग्मा सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय सिग्मा और सर्कमफेरेंशियल करके सिग्मा सी। तो जिस तरह से आपका जो सिंपल सिलिंड्रिकल वेसल होता था, सिलिंड्रिकल वेसल में हमारा जो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस था उसकी वैल्यू क्या होती थी, PD by 2T, ठीक है। तो यहां पे जो हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा सी का, वो होता है PD by 2T एफिशिएंसी, ठीक है, स्मॉल n, ठीक है। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको बड़ी आसानी से बना दे। देखिए आपको ये इक्वेशन तो पहले से पता थी, PD by 2T, जस्ट उसके सामने हम स्मॉल n या एफिशिएंसी वाला टर्म को ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसमें सारे जो टर्म्स हैं एक बार मैं फिर से आप लोगों को रिवाइज करा दूंगा। P जो होता है वो होता है प्रेशर डेवलप्ड, ठीक है, प्रेशर। ये प्रेशर कौन सा प्रेशर होता है, ये प्रेशर वही प्रेशर होता है जो कि फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड यानी कि हमारे लिक्विड और एयर, कंप्रेस्ड एयर की वजह से जो प्रेशर हमारे प्रेशर वेसल्स पर लगता है उसी को P से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है हमारा D क्या होता है, डायामीटर ऑफ द वेसल, ठीक है, डायामीटर ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हम सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो D होगा वो क्या होगा, डायामीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल वेसल, ओके। नाउ जो दूसरा है T क्या होता है आपका, थिकनेस होता है, ओके। चलिए उसको भी हम लोग लिख लेते हैं, T इज दी थिकनेस, ओके, T इज दी थिकनेस। और जो आपका लास्ट में ये N होता है, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल एफिशिएंसी ऑफ दी रिवेट्स। चलिए इसको भी आप लिख दीजिए, लॉन्गिट्यूडनल एफिशिएंसी ऑफ रिवेट्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल, देखिए अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये एक एफिशिएंसी है, तो आप लोगों को एक चीज ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसकी जो वैल्यू होगी अगर क्वेश्चन में दी जाएगी, देन इट विल बी लेस देन 1, ठीक है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से आप लोगों को ये चीज बता देता हूं। यहां पे देखिए, यहां पे जो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस है, जो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस की जो वैल्यू अब लगेगी वो कंपैरेटिवली जो प्रीवियस हम जो पढ़ते थे सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस ऑन दी सिलिंड्रिकल वेसल, जो कि रिवेटेड जॉइंट से नहीं था, उसके कंपैरेटिवली ये ज्यादा लग रही है। क्यों ज्यादा लग रही है, आप मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं, आप इसके कॉमन सेंस में भी इसको समझ सकते हैं। देखिए अगर मैं मैथमेटिकली समझाना चाहूं तो सिग्मा सी मैंने लिखवाया है PD by 2T, ठीक है। PD by 2T ये हमारा सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस था सिलिंड्रिकल वेसल में। अब रिवेटेड केस में क्या आ गया, यहाँ पे एक एफिशिएंसी की भी वैल्यू आ गई, ओके। तो एफिशिएंसी की वैल्यू आने की वजह से आपको पता है एफिशिएंसी की जो वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है। तो अगर मैं इसे किसी स्मॉल क्वांटिटी से डिवाइड कर रहा हूं तो ऑफ कोर्स जो ये होल एज अ होल वैल्यू सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और रिवेटेड जॉइंट्स में भी क्या होता है कि जो स्ट्रेस लगता है हमारा, क्योंकि हमारे प्लेट्स जो हैं वो रिवेट्स की हेल्प से जोड़े गए हैं, इसलिए सारा का सारा जो स्ट्रेस होता है वो उन जॉइंट्स को उठाना पड़ता है जो कि प्लेट्स को ज्वाइन करने के लिए यूज हुए, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, पहली चीज। अच्छा, हमेशा याद रखेंगे एफिशिएंसी की वैल्यू लेस देन 1 होगी। अगर एग्जाम में बोलेगा कि आपकी जो लॉन्गिट्यूडनल एफिशिएंसी जो है रिवेट की वो 75% है, तो आप यहां पे क्या वैल्यू लेंगे, 0.75,
ठीक है, चलिए जिस तरह से हमारा सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस होता है पहला हमारा, उसी तरह से हमारा दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, दूसरा क्या होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की जो वैल्यू थी सिलिंड्रिकल्स में, सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल में जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस थी उसको हम सिग्मा एल से डिनोट करते थे, उसकी वैल्यू क्या थी PD/40। ठीक है, PD/40 थी। तो यहां पे क्या है, यहां पे भी सेम वैल्यू हमें, ठीक है, आपको मैं याद करवा देता हूं PD/40। आपको एक्स्ट्रा कुछ याद करने की देखिए जरूरत नहीं है, बस यहां पे क्या आ जाएगा एक्स्ट्रा एफिशिएंसी। ठीक है, तो देखिए कितना इजी है ये, और इसको छोड़ना मतलब बहुत बड़ा हमारा ब्लंडर मिस्टेक होता। ठीक है, जनरली ये टॉपिक एग्जाम में नहीं पढ़ाया जाता है, जनरली ये चीजों को नहीं पढ़ाया जाता है, बट मैं इसे इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये एक्चुअली में बहुत इजी है। अगर आपको प्रीवियस फॉर्मूलाज याद है जो कि मैंने थिन प्रेशर वेसल में बताया था, तो यहाँ पे सिर्फ हमको लॉन्गिट्यूडनल एफिशिएंसी को ऐड करना है डिनोमिनेटर में। ठीक, तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस की भी वैल्यू आ गई और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की भी वैल्यू आ गई रिवेटेड सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल के लिए। ठीक है, नाउ अब यहां पर जो दूसरी चीज है, जो दूसरे टाइप्स का जो हमारा जो वेसल होता है, जो दूसरा वेसल होता है, वो किस टाइप का वेसल होता है, जो दूसरा वेसल होता है वो हमारा होता है स्फेरिकल वेसल। ठीक है, क्या वेसल होता है हमारा स्फेरिकल वेसल, तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा वेसल जो है उसको मैं लिख रहा हूं यहां पे स्फेरिकल वेसल, स्फेरिकल या फिर आप लिख सकते हैं रिवेटेड। ठीक है, रिवेटेड स्फेरिकल प्रेशर वेसल। ठीक है, आप इसको ऐसे भी चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने किसके बारे में बताया, मैंने दो स्ट्रेसेस की वैल्यू बताई, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू बताई, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू बताई आप लोगों को रिवेटेड सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल के लिए। ठीक उसी तरह से आपका होता है रिवेटेड स्फेरिकल प्रेशर वेसल। ठीक है, तो अगर मैं रिवेटेड स्फेरिकल प्रेशर वेसल की बात करूं आप लोगों को, तो वहां पर आपको पता है कि जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है और जो हमारा सर्कमफेरेंशियल या फिर हम जो हूप स्ट्रेस कहते हैं, वो दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो यहां पर भी जो मैं अगर इसकी बात करूं सिग्मा सी की वैल्यू जो कि सिग्मा एल के बराबर ही होती है, तो रिवेटेड के केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी PD/40। ठीक है, आपको ये चीज याद रखना है, ये बहुत इजी है और ये एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगर ये एग्जाम में पूछ लेगा तो सिर्फ आप एक चीज के लिए इसको गलती नहीं कर सकते। ठीक है, आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और ये बहुत इजी है, इसमें डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ यहां पर आपको मैंने समझा दिया है रिवेटेड के बारे में भी, प्रेशर वेसल्स जो कि फॉर्मूला जो कि स्ट्रेसेस के लिए हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो एफिशिएंसी की वैल्यू है n, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 से लेस देन होगी। चलिए फ्रेंड्स, अब यहां पे आपके जो थ्योरेटिकल पार्ट है आपका रिलेटेड टू प्रेशर वेसल, वो सब कुछ मैंने कवर कर दिया है, तो सिर्फ और सिर्फ अब आपका न्यूमेरिकल्स बचा है। तो चलिए अब हम इस यूनिट के जो ये सेकंड यूनिट है जो कि आज खत्म हो जाएगा, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स को भी देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल्स आपसे किस तरह से पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, उसको भी हम कवर करते हैं। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. ओके फ्रेंड्स, चलिए तो यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद इस यूनिट को हम टोटली खत्म कर देंगे। चलिए देखिए फ्रेंड्स, इसके न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी रिलेशंस मैंने आप लोगों को बताया है रिगार्डिंग स्ट्रेस, रिगार्डिंग स्ट्रेन्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस इन सिलिंड्रिकल एंड स्फेरिकल शेल्स, तो वो सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। और रिवेटेड के भी जो मैंने रिलेशन आपको बताया है रिवेटेड शेल्स के लिए, उसके लिए भी आपको वो रिलेशन को ध्यान रखना है। देन यू कैन सॉल्व एनी न्यूमेरिकल। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल को देखते हैं। यहाँ पे पहला न्यूमेरिकल दिया है, अ सिलिंड्रिकल शेल 2.4 मीटर लॉन्ग। एक सिलिंड्रिकल शेल, देखिए आपको ध्यान रखना है कि ये किस शेल के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास जो हम गिवन लिखेंगे फ्रेंड्स, जो हमारे पास गिवन है ना, चलिए गिवन में देख लेते हैं क्या क्या बोल रहा है हमारे पास। सबसे पहले तो हमारे पास सिलिंड्रिकल शेल है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सिलिंड्रिकल शेल की बात की जा रही है तो आपको सारे रिलेशन सिलिंड्रिकल शेल से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। ओके,
2.4 मीटर लॉन्ग, एल की वैल्यू आपको दे दी गई है 2.4 मीटर, और यहां पे दे दिया गया है 60 सेंटीमीटर डायामीटर, तो डायामीटर भी दे दिया गया है 60 सेंटीमीटर, आप चाहे तो इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर ले 0.6 मीटर, इज मेड अप ऑफ 1.5 सेंटीमीटर थिक प्लेट, ठीक है, यहां पे आपको थिकनेस भी दे दी गई है 1.5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ फाइंड द चेंज इन द डायमीटर एंड लेंथ व्हेन द शेल इज सब्जेक्टेड टू द इंटरनल प्रेशर ऑफ 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको जो फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है चेंज इन डायमीटर पहला, और दूसरा बोला जा रहा है चेंज इन लेंथ। ये दो क्वांटिटी आप लोगों को निकालनी है, और कंडीशन आपको क्या दी गई है कि जो शेल है या जो वेसल है उसके अंदर जो प्रेशर डेवलप हो रहा है वो प्रेशर की वैल्यू है 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तो कोई ऐसा यूनिट होता नहीं है हमारा प्रेशर का, हमारे प्रेशर का होता है पास्कल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वांटिटी को हमें पहले इस क्वांटिटी को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी हम यहां कर लेते हैं। देखिए, अगर हमारे पास फोर्स इन टर्म्स ऑफ मास देता है तो उसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हम उसे 9.81 या यहां सिंपल कैलकुलेशन के लिए आप उसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पे जो P की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 20 into 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या होगी 200 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ यहां पे आपके पास क्या दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मीटर में स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए ये हो जाएगा 200 न्यूटन अपॉन 1/10 to the power -4, ठीक है। देखिए ये जो होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आप इसको लिख देंगे 10 to the power 4 माइनस मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 200 into 10 to the power 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि लगभग 2 मेगा पास्कल। यहां पे अगर आप इसका एग्जैक्ट वैल्यू देखेंगे तो 2 मेगा पास्कल, ठीक है। 2 into 10 to the power 6 लिख सकते हैं, तो 2 मेगा पास्कल का आपके पास क्या लग रहा है, प्रेशर यहां पर लग रहा है। तो आप ये जो 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये जो आपको दिया गया है, ठीक है, जो ये 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, इसे आप लिख सकते हैं 2 into 10 to the power 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब यहां पे आपको क्या दिया गया है, आपको यहां यंग्स मॉड्यूलस की भी वैल्यू दे दी गई है, यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू दे दी गई है 2 into 10 to the power 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेम वही चीज कर दी गई है, तो आप क्या करेंगे, अगर आप इसको फिर से देखिए यहां पे क्या हुआ, एक्स्ट्रा क्या हुआ 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 10 to the power 5 का एडिशन, मतलब उसमें और मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो ये एक्चुअली में जब मैं यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू लिखना चाहूंगा तो चलिए मैं इसको यहां लिख देता हूं, ये E की वैल्यू आएगी 200 गीगा पास्कल, ठीक है, 200 गीगा पास्कल या फिर 200 into 10 to the power 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपके पास पॉइजन्स रेशियो की भी वैल्यू दे दी गई है सवाल में। पॉइजन देखिए आपको सारी वैल्यू दे दी गई है, आपको बस पूछा गया है चेंज इन डायमीटर और चेंज इन लेंथ। ओके, नाउ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, हमारे पास जो रिलेशंस है हमें उन्हीं का यूज करना पड़ेगा। एक रिलेशन हमने पढ़ा था स्ट्रेन, हमारे पास जो स्ट्रेन्स की वैल्यू थी लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन, उस वैल्यूज को हम यूज करेंगे। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, हमें पता है जो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन ईसी जिससे हम डिनोट करते हैं उसकी वैल्यू होती है चेंज इन डायामीटर अपॉन ओरिजिनल डायामीटर, यही होता है हमारा। अच्छा, एक्चुअली मैं आप लोगों को यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताना भूल रहा हूं कि हमें पहले ये चेक करना पड़ता है, ठीक है, हमें पहले ये चेक करना पड़ता है कि क्या ये न्यूमेरिकल जो हमें दिया गया है वो थिन प्रेशर वेसल है का है या नहीं, ठीक है। जनरली ऐसा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यहां चेक करा देता हूं। देखिए यहां पे आपके पास डायमीटर कितना दिया है 60 सेंटीमीटर और थिकनेस कितना दिया है 1.5 सेंटीमीटर। मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी वेसल थिन प्रेशर वेसल तभी कहलाएगा जब उसका थिकनेस उसके डायमीटर अपॉन 15 मतलब d/15 या d/10 की वैल्यू से भी कम होगा। तो यहां पे देखिए 1.5 क्या है सेंटीमीटर इज लेस देन डायमीटर की वैल्यू है 60 डिवाइडेड बाय 15, तो 60 डिवाइडेड बाय 15 की वैल्यू होती है 4 सेंटीमीटर। सो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो d/15 की वैल्यू से भी थिकनेस की वैल्यू कम आ रही है। सो दिस इज अ थिन प्रेशर वेसल, ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं कि दिस इज अ थिन प्रेशर वेसल। ओके, नाउ चलिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन की वैल्यू होती है चेंज इन डायमीटर और अपॉन ओरिजिनल डायमीटर,
और ये किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है, आपके पास मैंने फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला होता है PD अपॉन 2TE, ठीक है, 1 माइनस म्यू बाय 2, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो हम डेल्टा डी यानी चेंज इन डायमीटर का वैल्यू लिख सकते हैं, चेंज इन डायमीटर इज इक्वल टू D इंटू, ये देखिए PD, सॉरी इसको मैं स्मॉल d ही रहने देता हूं, D इंटू PD अपॉन 2TE, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस म्यू बाय 2। तो देखिए डेल्टा डी की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा डी की वैल्यू आ गई PD स्क्वायर अपॉन 2TE, ठीक है, 1 माइनस म्यू बाय 2। अब क्या करेंगे आप, अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, सब कुछ वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है, सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी गई है, तो यहां से डेल्टा डी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा ये 2 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 0.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.0015, क्योंकि 1.5 आपको सॉरी 1.5 सेंटीमीटर दिया है आपको, तो ये हो जाएगा 0.015 मीटर इंटू 200 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू अंदर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा 1 माइनस 0.25 बाय 2, ठीक है। तो यहां से जब आप वैल्यू को पुट करके जब डेल्टा डी की वैल्यू जो आपकी आएगी, डेल्टा डी की वैल्यू मैं आप लोगों को बता देता हूं, द वैल्यू ऑफ डेल्टा डी विल बी ओके, ये आपकी आएगी 1.05 इंटू 10 टू द पावर -4। देखिए ये मीटर में आएगा, क्योंकि हम जो सारी क्वांटिटीज जो हम यहां पे ले रहे हैं वो SI यूनिट पे ले रहे हैं, सो द डायमीटर विल आल्सो कम इन SI यूनिट, दैट इज मीटर। अब आप क्या करेंगे, अगर आपको इसको क्या करना है, अगर आपको इसको mm में इसको दिखाना है आंसर को, तो आप इसको क्या कर दीजिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 1.05 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -1 mm, या फिर आप लिख सकते हैं 0.105 mm, ठीक है, ये आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं चेंज इन डायामीटर की वैल्यू भी आपको शो करना चाहता हूं, ठीक है, देखिए कितना इजी है, ये बहुत इजी है, तो आप समझ गए होंगे चेंज इन डायामीटर का भी वैल्यू, चलिए वो भी मैं शो करके आपको दिखा देता हूं। ओके चलिए, अगर मैं आप लोगों को सॉरी चेंज इन लेंथ के लिए भी मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है PD अपॉन 2TE 1/2 माइनस म्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा L बाय L, जो एक्चुअली में जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है वो डेल्टा L बाय L के बराबर होता है, तो ये होगा PD बाय 2TE 1/2 माइनस म्यू, तो ये क्या हो गया, डेल्टा L की वैल्यू हो गई PDL अपॉन 2TE 1/2 माइनस म्यू। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 0.6 इंटू 2.4 मीटर आपको क्वेश्चन में दिया गया है लेंथ का वैल्यू, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.015 क्योंकि सेंटीमीटर में है, इंटू 200 इंटू 10 टू द पावर 9, 0.5 माइनस 0.25, ठीक है। सो यहां से जो चेंज इन लेंथ की वैल्यू आएगी, देखिए ये मैंने कैलसी से किया था, हो सकता है मुझसे कोई सिली मिस्टेक हो गया हो, लेकिन एक्चुअली में जो ये वैल्यू आएगी 1.2 mm आएगी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, आप एक बार इसे चेक कर लेंगे, ठीक है, लेकिन जो मैंने ये वैल्यूज पुट किए हैं ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लास्ट का कैलकुलेशन में मैं क्योंकि इसको तुरंत अभी सॉल्व किया हूं, थोड़ी देर पहले ही मैंने ये क्वेश्चन उठाया और मैं सोचा कि ये क्वेश्चन मुझे आप लोगों को बताना चाहिए, तो जल्दी से मैंने इसको कैलसी में पुट करके देखा, आई होप यही आंसर आ रहा होगा, ठीक है, बट द रिलेशन that I am using that is totally correct, okay? चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ पे। ओके चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है सिलिंड्रिकल पाइप, देखिए दे दिया गया है यहाँ पे सिलिंड्रिकल पाइप के बारे में है, सिलिंड्रिकल पाइप 1 मीटर डायामीटर, ठीक है, 1 मीटर का डायामीटर है, कैरिंग अ गैस ऑफ 18 मेगापास्कल इंटरनल प्रेशर। आपको डायामीटर की वैल्यू दे दी गई है, आपको जो प्रेशर इंटरनली डेवलप हो रहा है ड्यू टू गैसेस जो वेसल के अंदर है वो दे दिया गया है 18 मेगापास्कल, ठीक है। फाइंड द थिकनेस ऑफ द प्लेट इफ द टेंसाइल स्ट्रेस इज 380 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आप लोगों को इस प्लेट का थिकनेस कैलकुलेट करना है जब आप लोगों को जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो 380 न्यूटन पर mm स्क्वायर दे दी गई है, ओके।
चलिए नाउ यहां पे जो एफिशिएंसी ऑफ द रिवेट्स है वो 65% भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग गिवन की वैल्यू देख लेते हैं। गिवन हम लोगों को दिया हुआ है डायामीटर की वैल्यू। चलिए डी की वैल्यू दे दी गई है 1 मीटर, इसे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहां पे हम लोग को जो प्रेशर की वैल्यू दे दी गई है वो दे दी गई है 18 मेगा पास्कल। 18 मेगा पास्कल का मतलब होता है 18 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, आप जो भी कहना चाहें। ओके, नाउ फाइंड द थिकनेस। हमें यहां पे क्या निकालना है? टू फाइंड, यहां पे हमको थिकनेस निकालना है, ठीक है। याद रखिए मैं सारी चीजें ऐसा यूनिट पे ले रहा हूं तो थिकनेस भी फाइनली ऐसा यूनिट यानी मीटर पे ही आएगी, ठीक है। आप उसको क्या करेंगे, एमएम या सेंटीमीटर, जैसा भी आपका कंफर्टेबल होगा उसमें उसको आप लास्ट में चेंज करेंगे। ओके, नाउ यहां पे आपको एफिशिएंसी, लॉन्गिट्यूडनल एफिशिएंसी की भी वैल्यू दे दी गई है, वो है 65%, यानी कि हम इसकी वैल्यू को ले लेंगे 0.65, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि एफिशिएंसी जब भी आपको न्यूमेरिकल्स में दी जाएगी तो आप उसे 1 से कम लेंगे डेसिमल के फॉर्म में। अब फ्रेंड्स यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो ये आता है कि आपको कहा गया है टेंसाइल स्ट्रेस इज 380 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब सिलिंड्रिकल वेसल्स के केस में या तो सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस होता है या तो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप होता है, ठीक है। आपके पास फॉर्मूला भी मौजूद है। तो यहां पे अगर मैं आपसे कहूं कि कौन सा आपको स्ट्रेस यहां पे कंसीडर करना है तो द आंसर देखिए, कौन सा जो स्ट्रेस होता है सरकमफ्रेंशियल लॉन्गिट्यूडनल में दोनों में से कौन सा स्ट्रेस होता है जो टेंसाइल नेचर का होता है, ठीक है, उसी टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू आपको दे दी गई है। सो द आंसर इज यहां पे जो आपको स्ट्रेस कंसीडर करना पड़ेगा वो सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस कंसीडर करना पड़ेगा, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहां पे आप कहां कंफ्यूज होते हैं, यहां पे सिर्फ आप इस जगह पे कंफ्यूज होते हैं। आप कैसे, टेंसाइल स्ट्रेस कब पढ़ाया सर ने? मैंने बताया था आप लोगों को कि सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस का जो नेचर होता है वो टेंसाइल नेचर का होता है, ठीक है। सरकमफ्रेंशियल, आई एम सॉरी फ्रेंड्स, सरकमफ्रेंशियल जो स्ट्रेस का जो नेचर होता है वो टेंसाइल नेचर का होता है। तो अगर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि टेंसाइल स्ट्रेस इतना है तो वहां पे आप किसको कंसीडर करेंगे? सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस को कंसीडर करेंगे। और एक बार आपको ये चीज समझ में आ गई तो क्वेश्चन में फिर कुछ रह नहीं जाता, ठीक है। चलिए इसको भी मैं सॉल्व कर देता हूं। सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस, रिवेटेड जॉइंट्स, ये देखिए यहां पे आपको रिवेट्स का आपको एफिशिएंसी दिया है तो रिवेटेड जॉइंट का आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा, ये हो जाएगा PD/2T एफिशिएंसी, ठीक है। सारी वैल्यूज आपको दी गई हैं, चलिए इसको लिख देते हैं। 380 इंटू 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू, ठीक है, 18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू डायामीटर आपको दिया गया है 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू थिकनेस इंटू 0.65, ठीक है। तो यहां से बहुत आसानी से आपका वैल्यू आ जाएगा 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 कट जाएगा तो आपका जो थिकनेस की वैल्यू आएगी वो आएगी 18 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.65 इंटू 380। तो यहां से जो थिकनेस की वैल्यू आएगी मैं आप लोगों को बता देता हूं, 0.0364 मीटर के बराबर आएगी, या फिर आप इसे कह सकते हैं 3.64 सेंटीमीटर, ठीक है। आप इसे इन टर्म्स ऑफ अगर सेंटीमीटर लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 3.64 सेंटीमीटर। अगर आप इसको एमएम के टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 36.4 mm, ठीक है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, यहां पे बस आपको ये समझना था कि ये जो टेंसाइल स्ट्रेस बोला गया है ये कौन सा स्ट्रेस है। सो जब भी आपको प्रेशर वेसल्स में टेंसाइल स्ट्रेस कहेगा तो ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ द सरकमफ्रेंशियल और वी कैन से द वैल्यू ऑफ द हुप स्ट्रेस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम चेक कर लेते हैं, एक बहुत ही बेसिक और इजी क्वेश्चन, उसके बाद इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम लोग देखते हैं। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, यहाँ तो ज्यादा कुछ दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। द इंटरनल प्रेशर इज इनसाइड अ स्फेरिकल वेसल। अभी तक स्फेरिकल के मैंने एक भी नहीं क्वेश्चन करवाए थे, तो चलिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। द इंटरनल प्रेशर ऑफ अ स्फेरिकल वेसल ऑफ 3 मीटर डायामीटर, डायामीटर आपको दिया गया है 3 मीटर, और यहां पे जो प्रेशर की वैल्यू है ये भी आपको दे दी गई है 2 न्यूटन
न्यूटन पर mm स्क्वायर। याद रखिएगा हमेशा जब भी आपको न्यूटन पर mm स्क्वायर बोलता है यानी कि वो उसके मेगा पास्कल की वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं कहूं 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूं 2 मेगा पास्कल, ठीक है, हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। अब या तो आप इसको रट सकते हैं या तो आप इसको समझ सकते हैं। देखिए 1 mm स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं यहां पे 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर करूंगा तो 10 टू द पावर 6 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10 टू द पावर 6 का जो हमारा वैल्यू होता है वही मेगा पास्कल यानी कि मेगा को डिनोट करता है, ठीक है। तो याद रखेंगे 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर यानी कि 2 × 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आप इसे चाहे तो डायरेक्टली मेगा पास्कल से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, इफ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब देखिए यहां पे आपको या तो टेंसाइल का है या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का है। स्फेरिकल के केस में, स्फेरिकल वेसल के केस में हमेशा जो आपका फॉर्मूला होता है वो सिग्मा c इज इक्वल टू सिग्मा l इज इक्वल टू pd अपॉन 4t के बराबर ही होता है। अब आगे आपको क्या कह रहा है, ये जो वैल्यू है इट्स नॉट टू एक्सीड 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर का मतलब 80 × 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की वैल्यू आपको दे दी गई है। एंड एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट्स, अब यहां पे क्योंकि आपको एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट्स भी दे दिया गया है यानी कि यहां पे आ जाएगा एफिशिएंसी का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फाइंड द थिकनेस ऑफ द प्लेट, तो यहां पे आपको डायरेक्टली थिकनेस ऑफ द प्लेट निकालने को बोला गया है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। द ओनली डिफरेंस इज द वेसल व्हिच वी आर यूजिंग इन दिस न्यूमेरिकल इज अ स्फेरिकल वेसल। ओके, चलिए यहां पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सिग्मा सी, आप इसे मैं जनरली आपको बोलूंगा कि सिग्मा सी से डिनोट किया करिए। इसकी वैल्यू जो होती है इन केस ऑफ रिवेट्स, ये क्या होती है pd अपॉन 40n। तो चलिए इसकी वैल्यू डाल देते हैं, ये हो जाएगा 80 × 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू, प्रेशर की वैल्यू दे दी गई है 2 × 10 टू द पावर 6 इंटू डायमीटर भी आपको दे दिया गया है, होप सो 3 मीटर, 3 अपॉन 4 इंटू टी की वैल्यू निकालनी है, ये हो जाएगा 0.75। तो यहां से जो आपके टी की वैल्यू आ जाएगी वो जाएगी 0.025 मीटर। एक बार मैं आंसर चेक भी कर लेता हूं, या 0.025 मीटर। ओके, यानी कि यहाँ पे जो आपकी थिकनेस की वैल्यू होगी वो होगी 2.5 सेंटीमीटर, और अगर आप उसको mm में लिखना चाहते हैं तो वो हो जाएगी 25 mm, ठीक है। सो इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स जो बेसिक न्यूमेरिकल्स आपके पूछे जाएंगे, कुछ कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे मैंने थ्रू कॉन्सेप्ट और थ्रू दिस इक्वेशंस, थ्रू दिस लेक्चर्स मैंने बता दिया है। ओके, नाउ कल के जो लेक्चर होगा, कल जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा दी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस या मैटर, ठीक है। जो भी हम मेटल्स यूज करते हैं, जो भी हम डे टू डे लाइफ में जो मटेरियल्स यूज करते हैं, उनकी जो डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या हो सकती है, वो क्या क्या होती है और उसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार आपके बीपीएससी में पूछे गए हैं, एक लेक्चर की ही बात है लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद जो हमारा तीसरा चैप्टर होगा, देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इज नॉट अ चैप्टर बट उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं जैसे मैं आप लोगों को बताया हूं, जैसे हम जब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ते थे, सो वी स्टडीड अबाउट इलास्टिसिटी। हमने इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा था और मैंने कहा था कि ये बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन करता है। तो वो क्या है, वो एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। वो एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, किसी मेटल की हो सकती है, किसी मटेरियल की हो सकती है, एलॉय की हो सकती है। सो हर मटेरियल्स की अपनी एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन इलास्टिसिटी इज नॉट ओनली द मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो कि एक मटेरियल पे पोजेस होती है, बहुत सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ होता है, स्टिफनेस होता है, डक्टिलिटी होता है, मैलिएबिलिटी होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो वो सारी चीजें हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक ही लेक्चर में हम सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद जो हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3 वो है कॉलम्स एंड स्ट्रट्स, ठीक है। कॉलम एंड स्ट्रट्स भी बहुत इजी है, बिल्कुल ऐसी प्रेशर वेसल्स की तरह ही वो बहुत ही इजी यूनिट है, और विद इन 2 to 3 लेक्चर्स उसका भी सिलेबस हम कॉलम एंड स्ट्रट्स का खत्म कर देंगे। सो आई होप आप लोगों को आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा।
आप लोग क्या किया करिए फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर किया करिए। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स हैं जिस, देखिए फ्रेंड्स, मेरे कहने से और आपके कहने में जमीन आसमान का फर्क होगा। अगर आप कहेंगे कि हाँ मैं ये चीज को अच्छा पढ़ाता हूं, तो स्टूडेंट्स आपकी बात सुनेंगे, आपके फ्रेंड्स आपकी बात सुनेंगे और वो इस चीज को देखेंगे। अगर मैं उसे करूंगा तो इट विल बी लाइक एन एडवर्टाइजमेंट। मैं कोशिश करता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करूं, टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर करता हूं, बट द कनेक्टिविटी इज बेटर जब आप अपने तरह से अपने लेवल पे लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, ठीक है, तो प्लीज इसे क्या करिए, इसे शेयर करिए, हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वी आर अ वेरी स्मॉल टीम नाउ, ठीक है, हम लोग जो भी दे रहे हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, तो कम से कम आप हमारी मेहनत को थोड़ा सा अप्रिशिएट तो कर ही सकते हैं, ठीक है। मैं इतने दिनों से पढ़ा रहा हूं, 2 महीने से वी आर स्टडिंग अबाउट BPSC, ठीक है। एवरी डे हम कोई ना कोई लेक्चर डालते हैं, मैं अभी क्रैश कोर्स भी उससे रिलेटेड करा रहा हूं, बट जो रिस्पॉन्स की मुझे उम्मीद है वैसी मुझे कभी मिली नहीं, ठीक है। सो समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिमोटिवेटिंग, और उसके बाद फिर कभी कभी लगता है कि हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं अगर सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है तो, ठीक है। तो प्लीज आप टेलीग्राम चैनल्स पे और अलग जगह फेसबुक पे ये सब को शेयर करिए, ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ओके। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे जरूर पढ़ेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ओके फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखें और जेनिक जेई स्टडी चैनल को रेगुलरली फॉलो करें। थैंक यू सो मच।